हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा का ये 35वां लेक्चर है और बेसिस डायमेंशन का 11th लेक्चर है। इसमें हम आज ये पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। किसी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस का कोई एलाई सेट अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो उसको हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। एक्सटेंशन करने के लिए उसमें वेक्टर डालना पड़ेगा। वो वेक्टर हम कहाँ से लाएंगे? इसमें तो लिखा हुआ है वी से लाएंगे, लेकिन अब वी पता नहीं क्या है, उसका वेक्टर हम कहाँ पाएंगे? तो हम उसके बेसिस से वेक्टर लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस से वेक्टर लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस से लेके बेसिस बनाएंगे। किसी भी लीनियर स्पेस के पास एक से अधिक बेसिस होते हैं, तो स्टैंडर्ड बेसिस के अलावे बेसिस बनाने की बात हो रही है। सबसे पहले इसका प्रूफ हम लोग पढ़ लें, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से बात को और समझाएंगे। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m plus a alpha equal to theta. We claim that in this equation a must be 0. और कोई जीरो है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम a पर क्लेम कर रहे हैं। We claim that a equal to 0 for if a not equal to 0 then from 1। अगर a 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा इक्वल टू माइनस a1 अपान a इंटू अल्फा 1। अब यहाँ 1 अपान a का मतलब है a का इनवर्स। a इज नॉन जीरो, a इज नॉन जीरो स्केलर, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स इन द फील्ड, तो उसी को 1 अपान a लिख दिया गया, प्लस माइनस a2 अपान a इंटू अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस माइनस am अपान a इंटू अल्फा m। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ S। S के वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये किस में होगा? L ऑफ S में होगा। जो थ्योरम का प्रूफ हम लिख रहे हैं उसमें दिया था कि अल्फा L ऑफ S में नहीं होना चाहिए, तो अल्फा L ऑफ S में आ गया। इसका मतलब हम जो क्लेम कर रहे हैं वो बात सही कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दो नॉट ट्रू। थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो, कुछ चीज दिया हुआ ना उसी का ही विरोध कर रहा है, इसका मतलब अपना क्लेम सही हुआ। देयरफॉर a इक्वल टू 0 इन 1 एंड सो 1 टेक्स द फॉर्म a इक्वल टू 0 कर दीजिए इसमें a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस am अल्फा m प्लस 0 अल्फा इक्वल टू थीटा, implies that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m plus theta equal to theta, implies that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m equal to theta। और ये जो इक्वेशन है इसमें वेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? S के वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, और S इज गिवन टू बी Li, therefore all the scalars of this equation must be 0, implies that a1 equal to 0, a2 equal to 0, so on am equal to 0। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस S is equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha m is linearly independent। ये बात समझ में आ गई आपके? तो देखो a1 a2 am 0 है और a 0 है, इसका मतलब जो सिस्टम लेके आप चले थे शुरू में उसमें सारे स्केलर 0 पाए गए। चूंकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सारे स्केलर 0 पाए गए, इसलिए इस इक्वेशन में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबका सेट Li होगा। इसी को बढ़िया से जरा लिख दिया जाए। 10
all the scalars in 1 are 0, and so curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m comma alpha is Li. That is, ये है S यूनियन सिंगलेटन अल्फा इज Li. यही प्रूव करना था भैया. सो प्रूफ इज इजी, बट अपना एक स्पेशल प्लानिंग होती है हर चीज़ को प्रूव करने की ना. लॉजिकल अलजेब्रा है, इसमें ऐसा तो है नहीं फार्मूला लगा दिया और सवाल हो गया, एक सोल्यूशन हो गया. इसलिए मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ, ये जो लॉजिकल मैथमेटिक्स है जहाँ थियरी ज़्यादा होता है, थ्योरम्स होते हैं, लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए. वैसे तो मैथमेटिक्स सारी लिख लिख के पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको तो आवश्यक रूप से लिख लिख के पढ़ना चाहिए. इसलिए लिखने से आप उबिए मत, न मैं उबूँ न आप उबें. अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स आपको समझा देते हैं. तो v के वेक्टर अल्फा को इंक्लूड करना है s में. ये अल्फा v से कैसे मिलेगा? हम v का स्टैंडर्ड बेसिस लिखेंगे और वहीं से एलिमेंट लेंगे v के एलिमेंट के नाम पर, क्योंकि बेसिस के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये वेक्टर स्पेस के ही होते हैं. एग्जाम्पल 1, टू एक्सटेंड द Li set curly bracket 1 1 1 to form a basis of linear space R3R. पहला एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल है, दूसरा हम थोड़ा हेवियर लेंगे. वी नो दैट any singleton set of non-zero vector must be Li. Therefore, S equal to curly bracket 1 1 1 is linearly independent. तो ये लिखा भी हुआ है, ना लिखा होता तो ये आपको दिखाना पड़ता कि ये Li है. अब स्टैंडर्ड बेसिस लिखिए आप इस लीनियर स्पेस का. द स्टैंडर्ड बेसिस of R3R is B equal to curly bracket 3 tuple 1 0 0 3 tuple 0 1 0 3 tuple 0 0 1. ये आपको मालूम है. अब L of S लिखिए. नाउ L of S इज इक्वल टू एक की सिंगल एलिमेंट से जनरेट कराना है, A इंटू 3 टपल 1 1 1 सच दैट A बिलोंग्स टू फील्ड भी R है, इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल A सच दैट A बिलोंग्स टू R. L ऑफ S के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3 टपल्स ईच हैविंग इक्वल कोऑर्डिनेट्स, सेम कोऑर्डिनेट्स. अब आप V का एक ऐसा एलिमेंट लो, V माने R3 का एक ऐसा एलिमेंट लो जो L ऑफ S में ना हो. तो V का एलिमेंट हमको लेना है तो हम कहाँ से लाएं? V का एलिमेंट हम इससे लेंगे. ऐसे तो बहुत सारे संभावनाएं बनेंगी ना. इसको लिख दीजिए आप, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R3. तो R3 का एलिमेंट लेना है तो हम B का एलिमेंट ले रहे हैं.
पहला स्टेप, 3 tuple 1 0 0 belongs to R3 and 3 tuple 1 0 0 does not belong to L of S। देखिए, बेसिस का एलिमेंट होने के नाते ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, लीनियर स्पेस का एलिमेंट होगा, और ये 3 टपुल एल ऑफ एस में नहीं है, क्योंकि एल ऑफ एस में वही 3 टपुल है जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स सेम है। ऐसा तो इसमें है नहीं। दिस इंप्लाइज दैट, अभी अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा कि एस यूनियन करली ब्रैकेट, ये जो लिया आपने एलिमेंट 3 टपुल 1 0 0 इज एल आई, दैट इज, इस सेट को S1 कह लीजिए, S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट, या ऐसे लिखिए S1 इक्वल टू S यूनियन सिंगलेटन सेट 1 0 0 इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब इसमें कौन कौन हो जाएगा, S में पहले से था 3 टपुल 1 1 1 और एक एलिमेंट बढ़ गया 1 0 0, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम S1 को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें बेसिस तक जाना है। R3 के किसी भी बेसिस में, R3 के किसी भी बेसिस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। हम जानते हैं कि ये 3 डायमेंशनल लीनियर स्पेस है। तो अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अगला स्टेप बहुत ध्यान से सीखिए, कठिन नहीं है, प्रोसेस पूरा आपको याद होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ऑफ एक्सटेंशन, तो इसको हम यूज कर चुके हैं। अब इसमें से कोई एक लेना है, दूसरा ही ले लेना। 3 टपुल 0 1 0 नहीं, पहले आप एक काम करिए, नंबर 1 यहीं से डाल दीजिए। हाँ, पहले आप L ऑफ S1 तैयार कीजिए। L ऑफ S1, ये 2 एलिमेंट हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, A और B से गुणा करके जोड़ दीजिए। चाहे A लेने में अगर संकोच होगी, A का यूज कर चुके हो तो X और Y ले लो, ये आपकी मर्जी है। A इंटू 1 1 1 प्लस B इंटू 1 0 0 सच दैट A और B स्केलर्स हैं, फील्ड से लिए गए, इक्वल टू करली ब्रैकेट A प्लस B, 2 काम एक साथ कर दिए, कामा A कामा A। ऐसे 3 टपल्स L ऑफ S1 में होंगे, जिसका दूसरा तीसरा कोऑर्डिनेट बराबर हो, और जो पहला कोऑर्डिनेट हो वो A है और प्लस कुछ है। कुछ मतलब ये कहां से आया है, फील्ड R से। अब लिखिए ये वाला 0 1 0 0 1 0 बिलोंग्स टू R3 कामा 0 1 0 डज नॉट बिलोंग टू L ऑफ S1। देख लीजिए, क्या ये 3 टपुल ऐसा ही है जैसा ये है? क्या हम इसमें A और B के मान को इस तरह से चूज करें कि ऐसा बन जाए? कभी नहीं होगा, क्योंकि पहली शर्त तो यही दिख रही है ना कि दोनों बराबर होना चाहिए, कभी नहीं बराबर होगा। तो बिल्कुल ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट S1 यूनियन, ये जो वेक्टर लिया आपने 3 टपुल 0 1 0 इज Li, दैट इज, इसको S2 कहिए। S2 इक्वल टू S1 यूनियन सिंगलेटन सेट 0 1 0 विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट S1 माने 3 टपुल 1 1 1 3 टपुल 1 0 0, और इसमें एक एलिमेंट और मिला देना है 0 1 0 इज Li। एक ऐसा Li सेट हम पा गए जिसमें 3 वेक्टर्स हैं। अब आप एक्सटेंशन थ्योरम की कॉरोलरी याद करिए। कॉरोलरी नंबर 1, यदि VF n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो VF अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो V के n वेक्टर्स का कोई भी Li सेट बेसिस होगा। तो यही कहिए, सिंस S2
has three vectors of three-dimensional linear space R3. Therefore, S2 is a basis of R3R. ये बेसिस बना लेगा। LI सेट दिया था हमें, सिंगलेटन सेट 111, उसको हम एक्सटेंड करके बेसिस बना लेगा। यही तरीका है इसका। एक प्रश्न यहां ये उठता है, इसके बाद इसको इंक्लूड किए थे, पहले इसको इंक्लूड किए, फिर इसको इंक्लूड किए, 3 हो गए। अगर इसकी जगह हम इसको लिए होते तब भी बेसिस बन जाता, क्योंकि ये भी 0 0 1 भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए, इसमें है, समझ रहे ना। तो मैं अलग से एक नोट लगा दे रहा हूं, करली ब्रैकेट 1 1 1, फिर 1 0 0 ऐड किए थे, फिर 0 1 0 ऐड किए थे, इसको ना लेके इसको ले लेते हम 0 0 1, तो भी ये बेसिस बन जाता, इज अ बेसिस ऑफ R3। ऐसा एक एग्जाम्पल और देखें तो थोड़ा सा लेंदी होगा। Example 2. To extend the LI set, S equal to curly bracket 2 0 -1 0 0, 5 कोऑर्डिनेट्स हैं ये, 1 1 0 1 1 to a basis of R5, R5 over R। ऐसा। अब अगर LI वर्ड यहाँ न लिखा रहे, टू एक्सटेंड द सेट केवल लिखा रहे, तो सबसे पहले आपको इसको LI दिखाना होगा, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। LI है ये, हमको मालूम है, क्योंकि सोल्यूशन बढ़ेगा और LI दिखाना आपको आता है, उसमें क्या नया सिखाया। S is equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2. Alpha 1 is equal to 2 0 minus 1 0 0. Alpha 2 is equal to 5 tuple 1 1 0 1 1. फिर स्टैंडर्ड बेसिस लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R5R is B equal to curly bracket E1 E2 E3 E4 E5, where E1 equal to 5 tuple 1 0 0 0 0, E2 equal to 5 tuple 0 1 0 0 0, E3 equal to 5 tuple 0 0 1 0 0, E4 equal to 5 tuple 0 0 0 1 0, and E5 equal to 0 0 0 0 1। ये रहा। पहला स्टेप, L of S equal to curly bracket A1 alpha 1 plus A2 alpha 2, in which A1 A2 are taken from the field R, equals to curly bracket A1 into alpha 1 5 tuple 2 0 minus 1 0 0
प्लस A2 इंटू अल्फा 2 1 1 0 1 1 सच दैट A1 कामा A2 बिलोंग टू R इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 5 टपल बनाइए, स्केलरली मल्टीप्लाई करिए, वेक्टरली ऐड कर लिए, दो काम एक साथ करो। 5 टपल 2A1 प्लस A2 कामा A2 कामा माइनस A1 कामा A2 कामा A2 such that A1 कामा A2 belonging to R। अब आप E1 को लीजिए। नाउ E1 इक्वल टू 5 टपल 1 0 0 0 0 बिलोंग्स टू R5। बेसिस की सारी संपदा वेक्टर स्पेस की होती है, लीनियर स्पेस की, और ये जो E1 है डजंट बिलोंग टू L ऑफ S। चेक कर लो, क्योंकि इसमें क्या कि पीछे से 4 के चारों जीरो हैं, तो चारों जीरो कैसे होगा? ये चारों जीरो कैसे होगा? जब A1 भी जीरो हो, A2 भी जीरो हो, और जब A1 A2 जीरो कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब पांचों जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये R5 का वो वेक्टर है जो L ऑफ S में नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज दैट S यूनियन सिंगलेटन E1 इज Li। इसी समय में S2 भी इसको लिख दें तो क्या बुरा है? S2 नहीं, S1 इक्वल टू S यूनियन सिंगलेटन E1 इक्वल टू करली ब्रैकेट S माने अल्फा 1 अल्फा 2 और उसमें एक वेक्टर और आ गया E1 इज Li। एक ऐसा हमको Li सेट मिल गया जिसमें 3 वेक्टर है, तो ये तो बेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि R5 के किसी भी बेसिस में 5 एलिमेंट्स चाहिए। अब आइए हम E2 को देखें। E1 हो गया, E1 को हम इंक्लूड कर लिए, अब हम E2 पे ट्रायल लेंगे। अब हम E2 पे ट्रायल लेंगे। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं, थोड़ा हैवी है, ध्यान से काम करना है। नंबर 2, L ऑफ S1 निकालिए। L ऑफ S1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस, इसको क्या लिख दें, A3 E1 such that A1 comma A2 comma A3 all scalars are taken from field R equal to curly bracket A1 into अल्फा 1। अल्फा 1 कहाँ है? ये 2 0 minus 1 0 0 प्लस A2 into अल्फा 2 1 1 0 1 1 प्लस A3 इंटू E1 1 0 0 0 0 सच दैट AI लिख दे रहा हूं, AI बिलोंग्स टू R। अब की बार हमें E2 का ट्रायल लेना है, E2 का। ध्यान से थोड़ा हम साइड में लिख ले रहे हैं कि E1 हो चुका है, हम E2 का ट्रायल ले रहे हैं, और अभी इतने और हमारे पास है। और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको मिटा दिया जाए। इक्वल टू करली ब्रैकेट 5 टपल 2A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा
0 हो जाएगा, ये आएगा A2 बस। फिर -A1 ये 0 ये 0 कामा, फिर चौथा वाला A2 और पांचवा वाला फिर A2। ठीक है भाई, एकदम ठीक है। AI बिलोंग्स टू R। नाउ E2 इक्वल टू 0 1 0 0 0 बिलोंग्स टू R3 और E2 डज नॉट बिलोंग टू L ऑफ S1। चेक कर लीजिए पहले लिखने से, रफ पे कच्चा कार्य करके चेक कर लीजिए, क्योंकि हैवी है ना तो इसमें धोखा हो सकता है। तो आइडिया लीजिए कि ये 3 कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ये संभव तभी है जब A1 भी 0 हो A2 भी 0 हो। तो A1 0 कर दें, A2 0 कर दें, तो एक बचेगा A3 बचेगा। A3 बचेगा, तो यहां पे A3 बचेगा और यहां पे क्या बचना है 0। फिर देखिएगा, आप यूँ समझो कि ये तीनों 0 करने से क्या है, ये 0 ये 0 ये 0, ये तीनों कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब A1 भी 0 A2 भी 0। अब ये भी 0 हो गया, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है ना, ये दूसरा कोऑर्डिनेट 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लिखा है ठीक लिखा है। दिस इंप्लाइज दैट S2 इक्वल टू S1 यूनियन सिंगलेटन E2 विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट S1 माने α1 α2 E1 और E2 इसमें और ऐड कर दीजिए, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। E2 भी हम ले लिए। नंबर 3, अब हम E3 पे ट्रायल लेंगे। पहले ये एकदम बिल्कुल रफ वर्क है, आपको ट्रायल लेना पड़ेगा। तो इसको आप फिलहाल नोट ना करिए, ट्रायल हम, क्योंकि मैं पहले से पढ़ा हूं, मुझे मालूम है कि E3 नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा अब ये देखें आप। L ऑफ S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 E1 प्लस A4 E2 सच दैट AI belong to R equals to A1 α1 plus A2 α2 plus A3 α1। इसका तो हम निकाले ही थे, तो काहे हम मेहनत करें। 5 टपुल 2A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा A2 कामा -A1 कामा A2 कामा A2 और प्लस इसमें यही जोड़ना है A4 E2 माने क्या हो जाएगा, A4 E2 माने 0 A4 0 0 0, क्योंकि E2 में सेकंड कोऑर्डिनेट 1 होता है ना, तो ये आ गया AI बिलोंग्स टू R, यानी कि करली ब्रैकेट 5 टपुल सेकंड कोऑर्डिनेट प्रभावित होगा बस। 2A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा A2 प्लस A4 कामा -A1 कामा A2 कामा A2 सच दैट AI बिलोंग्स टू R। अब हमने लिया E3 को, E3 बिलोंग्स टू R5, E3 डज नॉट बिलोंग टू L ऑफ S2, ऐसा नहीं है। E3 L ऑफ S2 में होगा। E3 का मतलब हो गया E3 इज इक्वल टू 0 0 1 0 0, यही है। आखिर के दोनों 0 हो, तो आखिर के दोनों 0 हो, इससे तो केवल A2 0 आ रहा है, बस A2 0 आ रहा है और A2 0 इसमें रख दें, A2 0 इसमें रख दें तो A4 हो गया। तो A4 को भी 0 करना पड़ेगा, यानी A2 A4 0 A2 A4 0
A2 0 कर दें, A4 0 कर दें, A2 0, तो ये दोनों 0 हो गए। उसके बाद तीसरा 1 चाहिए, तीसरा 1 चाहिए। तो इसका मतलब A1 को क्या लेना होगा, A1 को -1 लेना होगा। तो इसी से मिलाओ, 0 0 1 सेट हो गया, 0 0 1 सेट हो गया। अब ये है A2 + A4, A2 + A4, ये 0, ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पीछे से चौथा, ये भी ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2, A2 कितना है 0, और A3 हो जाएगा -2 + A3 बराबर 0, यानी A3 बराबर 2, A3 बराबर 2। देखिए A1 A2 A3 के मान इस तरीके से अगर हम चूज करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा E3। तो इसको आप लिख लो, लिखा रहेगा तो अच्छी बात है, ये आपके पास रहेगा तो ठीक है, बुरा नहीं। आप इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद फिर लिखो नाउ E3 = 5 टपल 0 0 1 0 0 belongs to R5, comma E3 belongs to L of S2 if we take, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, if we take ये वैल्यूज जो सेट किए हैं आप, A2 = 0, A4 = 0, A1 = -1 एंड A3 = A3 तो हो चुका है ना, A3 = कहाँ है, देखो ये A3 गड़बड़ हो गया ना, ये कैसे लिया आपने, A3 लेना होगा आपको 2, A1 को -1 कर दो तो ये हो गया -2, यहाँ पे 2 लोगे तब ना 0 आएगा। हाँ, तो A3 = 2 होगा, A3 = 2, A1 -1, A3 2, full stop। Therefore S2 union singleton set E3 is not Li। तो ये Li नहीं मिला, इसको इंक्लूड करना बेकार है। अब देखो जो मैंने कहा था दुश्वारियाँ क्या है, यही दुश्वारियाँ हेवी प्रॉब्लम्स में। अब ये अचानक एग्ज़ाम में ये तय करना कि ये इसमें होगा कि नहीं होगा बहुत मुश्किल का काम है, तो इसलिए पहले रफ वर्क कर लो तभी फेयर वर्क करो। अब चौथा स्टेप, इसको काटिए मत, इसको लिखिए, फेयर वर्क लिखिए। नंबर 4, L of S2 तो रहेगा ही रहेगा, L of S2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 5 टपल 2A1 + A2 + A3 A2 + A4 -A1 A2 सच दैट AI बिलोंग्स टू R। अब हम ट्रायल लेंगे E4 का। Now E4 which is equal to 0 0 0 1 0, 1 2 3 चौथा, फोर्थ कोऑर्डिनेट 1 होगा, बिलोंग्स टू R5, कामा E4 डज नॉट बिलोंग टू L of S2। ये आप देख लें, आप कुछ भी कर लें, ये एलिमेंट इसमें नहीं घुस पाएगा। शुरू के 3 को 0 करना है, या आप आखिर के 2 देख लो, आखिर के 2 में ही बात खुल के सामने आ जाएगी। ये कभी हो सकता है क्या? एक बार A2 को 0 कहोगे, एक बार A2 को 1 कहोगे, कभी नहीं होगा। तो जब नहीं होना होगा तो इसे सट से दिख जाता है, मुझे ऐसा लगता है, और तुरंत ना दिखे तो समझ लो कि फिर भाई लोचा है।
दिस इंप्लाइज दैट S2 को एक्सटेंड करिए, S3 इक्वल टू S2 यूनियन सिंगलेटन E4 विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। S2 में क्या क्या हो चुका था, दो ऐड हो चुके थे ना, अल्फा 1 अल्फा 2, E1 ऐड हो चुका था, E2 ऐड हो चुका था, और अब ऐड हो रहा है E4। ठीक है भाई। इसमें A1 A2 A3 दिख रहा है, इसका मतलब कि 3 वेक्टर्स उसमें थे। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 A4 4 दिख रहा है ना, A1 A2 A3 A4 4 दिखने का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 दिया ही हुआ था, और 2 इसके हिस्से एक और आ गया। इज Li इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस अब हमारा काम बन गया। सिंस S3 is Li set of 5 vectors of 5-dimensional linear space, 5-dimensional linear space R5R. Therefore, S3 is a basis of R5R. इसके लिए लिख दे रहे हम एक बार, C corollary to of extension theorem अब E5 की बात हुई ना, E4 की जगह अगर हम E5 ले लेते तब भी बेसिस बन जाता। तो एक नोट और हम लगा दे रहे हैं, एक बेसिस हमें तब भी मिल जाता। नोट, E5 is equal to 5 tuple 0 0 0 0 1 belongs to R5 and E5 doesn't belong to L of S2। चेक कर लीजिए आप। फिर वही इसी आखिर के दो में ही चेक हो जाएगा। ये देखो R5 में जो LS2 में जो 5 टपुल्स हैं उनके आखिर दो कोऑर्डिनेट बराबर हैं, एक कभी नहीं होगा। इसलिए करली ब्रैकेट S2 में कौन कौन था भाई? S2 में था अल्फा 1 अल्फा 2, ये तो S था, E1 ऐड किए S1 मिला, E2 ऐड किए S2 मिला, और इसमें हम क्या ऐड कर लें? E5 इज आल्सो अ बेसिस ऑफ R5R। तो मैं समझता हूं कि सारी बात आप समझ लिए होंगे। केवल संकट ये है, जैसे देखो ये वाला जो केस था कि इज नॉट Li, एक था ना बीच में मिटा दिए हम, वो केस अगर हम 3 डायमेंशन में करें तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। ये 5 कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसमें दिक्कत है। और जैसे ये 5 टपुल है तो जिसको नहीं होना होगा वो तुरंत चमक जाएगा, और अगर तुम तुरंत नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि देरी समलोचा रफ वर्क करके देख लीजिए। तो ये था आज का काम, किसी Li सेट को एक्सटेंड करके बेसिस बनाना। किसका बेसिस बनाना? फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस का बेसिस बनाना, यानी जिसका डायमेंशन हमको पता हो, जिसका स्टैंडर्ड बेसिस हमको पता हो। ये प्रॉब्लम्स उनके लिए हैं, एग्जाम्पल्स उनके लिए हैं। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। यदि पहला चैनल, ये आज अचानक पहला वीडियो आप देख रहे हो तो
और भी वीडियोस पीछे के ज़रूर देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स देखो है ना, सडनली कोई वीडियो देखेंगे तो हमारी तो नहीं समझ में आ रहा कि आपके बहुत समझ में आएगा। इसलिए पिछला वीडियो देखिए, ये लॉजिकल अलजेब्रा है, कड़ी से कड़ी जुड़ के चलती है। ध्यान रहे, मैं फिर एक बार फिर अंत में बोल दे रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स को लिख लिख के ही पढ़िए। यदि किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो लिख लिख के ही पढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।